नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा के बारे में। आज हम प्रैक्टिस पेपर सेट करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान से होते हैं, 15 क्वेश्चन आपसे सामान्य विज्ञान से पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन आपसे मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं और 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो रीजनिंग से पूछे जाते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। और साथ ही इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए दोस्तों एसके बुक्स द्वारा जो बुक लॉन्च की गई है उनके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये बुक्स आपको एसके बुक्स पब्लिकेशन की मिलने वाली है। फर्स्ट की बात करें तो ये अग्निवीर भारतीय थल सेना जीडी भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल गाइड तैयार की गई है। इस गाइड के अंदर आपको क्या क्या मैटर मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। आपके सिलेबस में सामान्य विज्ञान, गणित, तर्क शक्ति और सामान्य ज्ञान कंप्लीट सिलेबस आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। साथ ही बात करें सभी विषयों में थ्योरी के साथ आपको प्रैक्टिस के लिए अभ्यास क्वेश्चन भी उपलब्ध करवा रखे। थ्योरी करें आप, थ्योरी के बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए अभ्यास प्रश्न भी इसके अंदर उपलब्ध करवाए गए हैं और अभ्यास प्रश्नों को टॉपिक के अनुसार इसमें मैटर मेंशन कर रखा है। साथ ही मूल विधि के साथ आपको इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स भी देखने को मिलने वाली मैथ और रीजनिंग की, और कठिन प्रश्नों का आपको इसमें हल भी देखने को मिलने वाला है। साथ में आपको इस पुस्तक के अंदर क्यूआर कोड मिलेगा। आप क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और आप ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। इसके कॉम्बिनेशन की बात करें हम तो ये भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यास पेपर है, जिसमें आपको 50 पेपर मिलने वाले हैं। और ये जो पेपर हैं ये पिछले 10 वर्षों की परीक्षाओं पर आधारित हैं। पिछले 10 वर्षों की परीक्षाओं पर आधारित इन पेपर को तैयार किया गया है। साथ ही इसमें कठिन प्रश्नों का हल भी देखने को मिलने वाला है। भाषा इसकी स्पष्ट और सरल है और 100% सॉल्यूशन के साथ में आपको इसमें मैटर मिलने वाला है। और साथ ही दोस्तों इसके अंदर भी आपको क्यूआर कोड मिलेगा। आप हर एक पेपर के ऊपर आपको क्यूआर कोड मिलेगा। आप क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। ये बुक्स आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्लास की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सामान्य ज्ञान के साथ में। पहला सवाल देखते हैं आज का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय रिक्त स्थान सन में स्थापित हुआ था। ऑप्शन देखते हैं। ए है 1990, बी है 1980, सी है 1985 और डी है 1995। तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पूछा गया है कब स्थापित किया गया था तो 1995 1 जनवरी 1995 1995 को। ठीक है। और इसके मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो मुख्यालय कहां पड़ता है बताइए। जेनेवा में। जेनेवा कहां पर? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। तो इसकी स्थापना की बात की जाए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन, तो इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और 1 जनवरी 1995 को इसको स्थापित किया गया था। क्लियर है। आगे देखते हैं। राज्यसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन देखते हैं। ए है लोकसभा और राज्यसभा, बी है उपराष्ट्रपति, सी है लोकसभा और डी है राज्यसभा। राज्यसभा के उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कह सकते हैं हम या फिर इसको उपसभापति भी कह सकते हैं। उपसभापति। ठीक है। तो इसका जो चुनाव होता है इनका वो कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही उपसभापति का चुनाव किया जाता है। ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। और राज्यसभा का जो सभापति होता है, सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है। उपराष्ट्रपति जो है अभी कौन है? जगदीप धनखड़ साहब हैं। वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी हैं। और राज्यसभा का उपसभापति की बात की जाए तो वो कौन होता है? उपाध्यक्ष होता है। ठीक है। उपाध्यक्ष कह दो या उपसभापति कह सकते हैं। तो ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। आगे देखते हैं। अकबर ने कौन से धर्म को चलाया था? ए है दीन ए इलाही, बी है बुद्धिज्म, सी है मुस्लिम और डी है सूफी। तो अकबर द्वारा कौन सा धर्म चलाया गया था? दीन ए इलाही। कब चलाया गया था? 1582 ईस्वी।
कब चलाया था? 1582 में अकबर द्वारा दीन ए इलाही धर्म चलाया गया था। क्लियर है? आगे देखते हैं, सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सार्क का मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय पूछा गया है। ए है काबुल, बी है ढाका, सी है इस्लामाबाद और डी है काठमांडू। तो सार्क का मुख्यालय कहां है? काठमांडू में। काठमांडू क्या है? कैपिटल ऑफ नेपाल। तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। ठीक है, राजधानी क्या है? काठमांडू। और इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय काठमांडू में है। कब स्थापना हुई थी? 8 दिसंबर 1985 में। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। और सार्क का फुल फॉर्म की बात की जाए तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्लियर है? आगे बढ़े। भारतीय मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है? ए है सेबी, बी है स्टेट बैंक, सी है भारतीय रिजर्व बैंक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय मुद्रा की जो छपाई करता है वो कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। ठीक है, और भारतीय मुद्रा की छपाई के जो प्रमुख केंद्र हैं वो नासिक, देवास और मैसूर। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए सिक्के, जिनको हम टकसाल बोलते हैं, टकसाल या सिक्के, ये कहाँ बनते हैं? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। ठीक है, तो ये टकसाल हैं, जो प्रमुख जो टकसाल केंद्र हैं मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। और जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो भारतीय मुद्रा की छपाई करता है और ये प्रमुख केंद्र है नासिक, देवास और मैसूर है। क्लियर है? आगे देखते हैं, सती प्रथा का अंत करने के लिए किसका अतुलनीय योगदान रहा है? ए है दयानंद सरस्वती जी, बी है स्वामी विवेकानंद जी, सी है राजा राम मोहन राय जी और डी है बाल गंगाधर तिलक जी। तो सती प्रथा का अंत करने के लिए जो योगदान रहा था वो किसका रहा था? राजा राम मोहन राय का। इसके अलावा बात की जाए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा था। और 1829 ईस्वी में सती प्रथा उन्मूलन का एक कानून पारित किया गया था। तो इसमें अहम योगदान राजा राम मोहन राय जी का रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं, हुमायूं का मकबरा पूछा गया है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? बताइए। नई दिल्ली, आगरा, कलकत्ता या दौलताबाद? तो नई दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। आगे देखते हैं, खानवा का युद्ध कब हुआ था? ए है 1528, बी है 1530, सी है 1527 और डी है कोई नहीं। तो खानवा का युद्ध जो है वो किस किस के बीच हुआ था? बाबर वर्सेस राणा सांगा। ठीक है, और इस 1527 को हुआ था जिसमें बाबर विजयी रहा था। क्लियर है? आगे देखते हैं, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह पूछा गया है। ए है गनीमेड, बी है डोगसेरस, सी है डीमास और डी है साइरस। तो सौरमंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह है वो अपने डीमास है, जो कि मंगल ग्रह के दो जो उपग्रह हैं, डीमास और फोवास। ठीक है, तो जो डीमास है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह माना गया है। क्लियर? आगे देखते हैं, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका रचना पूछा गया है, किसकी रचना है? चाणक्य, कालिदास, विष्णु शर्मा और मेगस्थनीज। तो क्या है? मेगस्थनीज। इंडिका किसकी रचना है? मेगस्थनीज की। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा गया है। जीएसटी का पूरा नाम, ए है गुड्स एंड सर्विस टैक्स,
बी है गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, सी है गवर्नमेंट सेल टैक्स और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। क्लियर? आगे देखते हैं। हवाना पूछा गया, हवाना किस देश की राजधानी है? ए है घाना, बी है फिनलैंड, सी है क्यूबा और डी है साइप्रस। तो हवाना किस देश की कैपिटल है बताइए? क्यूबा। क्लियर? आगे देखते हैं। लक्ष्य सेन पूछा गया, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, शतरंज, टेनिस या हॉकी? तो लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, है ना। और मनु भाकर किससे संबंधित है? निशानेबाजी से। क्लियर? आगे देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? दोस्तों अच्छे से देखना, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ पूछा गया है, न कि शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ है? ए है 1918, बी है 1914, सी है 1939 और डी है 1945। कंफ्यूज करने वाले आपके ऑप्शन है। तो प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? तो कब खत्म हुआ था? 1918 में। तो कब से कब तक चला था? 1914 से 1918 में। तो जल्दीबाजी नहीं करना, आपको लगे कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था तो आप डायरेक्ट आंसर बी ऑप्शन कर दो। यहाँ पर पूछा गया है कब खत्म हुआ था, तो ए ऑप्शन आपका 1918 इसमें राइट होगा। क्लियर? आगे देखते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने रचा? ए है गुलाम अली खान, बी है मोहम्मद इकबाल, सी है रविंद्रनाथ टैगोर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सारे जहां से अच्छा गीत किसके द्वारा लिखा गया है? मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा था। क्लियर? पेपर सेट 36 क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है। एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट से जलाया हुआ है, विद्युत प्रवाह 0.50 एम्पियर है, तो बल्ब की पावर कितनी होगी भाई? इसकी शक्ति कितनी होगी? तो हमारे पास यहाँ पे V का मान दे रखा है 220 और I का मान कितना दे रखा है? 0.50 एम्पियर। हमें पता है भाई इसकी शक्ति के लिए किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? पावर बराबर क्या होगा? V इंटू आई हो जाएगा। तो V का मान कितना दे रखा है? 220। I का मान कितना दे रखा है? 0.50। तो मान रख देंगे हम इसका 220.50 के अंदर पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा भाई? 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 110। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, चिकनगुनिया कैसे फैलता है? ऑप्शन ए दे रखा है भाई मकड़ी के काटने से, ऑप्शन बी दे रखा है चूहे के काटने से, ऑप्शन सी दे रखा है मक्खी के काटने से और ऑप्शन डी दे रखा है मच्छर के काटने से। चिकनगुनिया कैसे फैलता है भाई? मच्छर के काटने से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है डी। ध्यान रखना है इसके अलावा डेंगू होगा भाई, ये भी मच्छर के काटने से फैलता है। चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सभी मच्छर के काटने से होगी। चूहे के द्वारा बीमारी कौन सी हो जाती है? प्लेग होती है, जिसे हम काली मूत कहते हैं। तो ध्यान रखना है अभी प्लेग को ही क्या कहा जाता है? काली मूत ही कहा जाता है। मक्खी के द्वारा, तो ध्यान रखना है भाई सीसी मक्खी के द्वारा बीमारी पूछे तो कौन सा होगा? निंद्रा रोग होता है। बालू मक्खी के द्वारा काला अजार, और भाई घरेलू जो मक्खियां होंगी, हाउस फ्लाई होगी, इसके द्वारा कौन सी बीमारी हो जाती है? हैजा होती है। तो ध्यान रखना इन्हें। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा है भाई SO2, ऑप्शन बी है CO, ऑप्शन सी है CO2 और ऑप्शन डी है भाई N2O। तो इन चार में से कौन सा प्रदूषक नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन डी हास्य गैस। ध्यान रखना है भाई, इसे हम क्या कहते हैं? हास्य गैस, नाइट्रस ऑक्साइड।
कार्बन मोनोऑक्साइड, वाहनों के धुओं से निकलने वाली हानिकारक गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 हो गई भाई कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से स्केलर मात्रक कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी पूछ रहा है, इनमें से कौन सी है, यानी कि अदिश राशि कौन सी है? अदिश भौतिक राशियां किसे कहेंगे? वो भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो ध्यान रखना इसमें केवल क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, केवल परिमाण, दिशा नहीं होती। तो इसके अंदर ऑप्शन ए दे रखा है भाई विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन बी है भाई वेग, ऑप्शन सी है कोणीय संवेग और ऑप्शन डी है विद्युत विभव। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? विद्युत विभव। ये क्या इसकी क्वांटिटी है? अदिश, और बाकी सारी कैसी है भाई? सदिश भौतिक राशियां हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सोडा पानी बनाते समय किस गैस का प्रयोग होता है? हमारे पास ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है सल्फर, ऑप्शन बी दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी है कार्बन। सोडा वाटर बनाते समय किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? ऑप्शन ए दे रखा है गति, ऑप्शन बी दे रखा है बल, ऑप्शन सी है त्वरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना भी, बल फोर्स और त्वरण एक्सेलरेशन ये दोनों कैसी राशियां हैं? ये सदिश राशियां हैं। तो ध्यान रखना है ये दोनों तो कैसी होगी? सदिश है। और बच कौन सी गई? गति। ये कैसी है? अदिश। अदिश भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं? तो आपको ध्यान रख लेना है भी, ऊर्जा, समय, कार्य, द्रव्यमान, दाब, लंबाई, ये सारी कैसी राशियां हैं भाई? अदिश से। जबकि वेग, संवेग, त्वरण, बल ये सभी कैसी हो जाएंगी? तो सदिश में कौन सी हो गई भाई? वेग, संवेग, त्वरण, बल ये सारी कैसी हैं भाई? सदिश भौतिक राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हीरा खालिस्तान का बना होता है? ऑप्शन ए है शुद्ध बेरिलियम, ऑप्शन बी है शुद्ध कार्बन, ऑप्शन सी है शुद्ध सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हीरा होता है, ये किसका अपर रूप होता है भाई? कार्बन का अपर रूप होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शुद्ध कार्बन। ध्यान रखना है भाई, कार्बन के क्रिस्टलीय जो अपर रूप होते हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? तो एक तो हीरा हो गया, एक ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया। ये ग्रेफाइट होता है, ये क्या होता है भाई? विद्युत का चालक होता है, जबकि हीरा होगा ये कुचालक होता है। सबसे कठोर पदार्थ यदि पूछे तो भी कौन सा आंसर होगा भाई? हमारा हीरा। पेंसिल, लेड पेंसिल के अंदर जो लेड होती है वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है भाई, हड्डियों का अध्ययन कहा जाता है? हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है भाई ऑर्निथियोलॉजी, ऑप्शन बी है ओस्टियोलॉजी, ऑप्शन सी है प्लेनेंटोलॉजी और ऑप्शन डी है भाई हिस्टोलॉजी। हड्डियों का, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। मांसपेशियों का यदि आपसे पूछ लेता तब हमारा आंसर क्या हो जाता भाई? मायोलॉजी। मायोलॉजी या भाई सार्कोलॉजी।
ऑर्निथियोलॉजी किसका अध्ययन होता है भाई? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथियोलॉजी। प्लेनेटोलॉजी किसका हो जाएगा अभी? जीवाश्म का अध्ययन। और हिस्टोलॉजी किसका होता है भाई? उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाते हैं? टिश्यू कहलाते हैं। और स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चार ऑप्शन दे रखे हैं हमें, इनमें से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ऑप्शन ए के अंदर है तांबा, ऑप्शन बी दे रखा है चांदी, ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है स्टील। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? चांदी होता है, ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। और इसका सिंबल यदि आपसे पूछे तो क्या होगा भाई? Ag। और यदि सोने का सिंबल यदि आपसे पूछे तब हमारा आंसर क्या होगा भाई? Au होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? खाने का सोडा होता है भाई, इसका सूत्र क्या होता है? हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा भाई NaHCO3, ऑप्शन बी दे रखा भाई Na2HC2O, ऑप्शन सी है NaH4CO3 और ऑप्शन डी है NaH2CO2। तो ध्यान रखना है भाई, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होगा भाई? सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। तो ध्यान रखना, इसे हम क्या कहते हैं भाई? सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट, कई बार इस नाम से भी पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 26 है भाई, धरती पर सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन ए दे रखा है सोडियम में, ऑप्शन बी दे रखा है कैल्शियम, ऑप्शन सी में है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है लोहा। धरती के ऊपर सबसे ज्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम पाई जाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 27 है भाई, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है वसा, ऑप्शन डी है भाई विटामिन। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होता है? आयरन होता है, लोहा होता है। हीमोग्लोबिन से एक क्वेश्चन और पूछ लेता है भाई, ध्यान रखना है, श्वसनी वर्णक किसे कहते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसे कहते हैं? हीमोग्लोबिन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न भाई, हीमोग्लोबिन के अंदर हीम प्रोटीन, ध्यान रखना हीमोग्लोबिन में हीम प्लस ग्लोबिन। तो ग्लोबिन क्या होती है? प्रोटीन होती है। और हीम क्या होता है भाई? लोह, आयरन या भाई फेरस होता है। इसकी कमी के कारण क्या होती है भाई? अरक्तता, एनीमिया। इन पॉइंट्स को भी ध्यान रखनी। मात्रा यदि पूछ ले तो कितनी होती है? 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 28 नंबर, निम्न में से कौन सा यौगिक है? ऑप्शन ए दे रखा है दूध, ऑप्शन बी दे रखा है पानी, ऑप्शन सी है हवा, ऑप्शन डी है पीतल। यौगिक पूछ रहा है भाई, तो यौगिक क्या है? पानी यौगिक होता है। और इसका सूत्र क्या होता है भी? H2O होता है। बाकी दूध, हवा और पीतल ये सभी क्या है भाई? तो ध्यान रखना है, ये सभी मिश्रण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बुलेट प्रूफ ग्लास की बाहरी परत मोटे कांच की बनी होती है और भीतरी परत होती है। ऑप्शन ए दे रखा है भाई स्टील, ऑप्शन बी दे रखा है स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन सी दे रखा है पॉलीकार्बोनेट, ऑप्शन डी है क्रोमियम। तो इसकी ध्यान रखना है, भीतरी परत होती है ये किसकी बनी होती है? पॉलीकार्बोनेट की। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सबसे छोटे नाभिक वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? हीलियम होगा, ऑप्शन है बी।
आवर्त सारणी के अंदर पहला तत्व अवारा तत्व किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। हमें इन क्वेश्चंस को भी ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें क्या दिया हुआ है आपको, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं ए, बी और सी हो तो क्षेत्रफल कितना होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन निकालते हैं। अगर जब आपके पास भुजाएं अलग अलग दी हो तो उसमें लगाते हैं पर हीरो का सूत्र। तो हीरो का सूत्र क्या होता है? एस रूट में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। और पहले अपन एस क्या निकालते हैं? अर्ध परिमाप इसका निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसको क्या बोलते हैं अपन? हीरो का सूत्र। हीरो के सूत्र से निकालते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 32। ये क्या दिया हुआ है? साइन 30 डिग्री का मान निकालो। तो साइन 30 डिग्री आपको पता है ये क्या होता है आपके पास? हाफ होता है, ठीक है। वो सारणी होती है, उसमें डायरेक्टली आपको मान याद करने की जरूरत पड़ती है। और बाकी आप वैसे भी अगर आप इसका निकालना भी चाहेंगे तो साइन 30 पूरा इसकी एक टेबल बनेगी। पहले 0 का निकलेगा साइन 0 0, फिर 30 हाफ, फिर 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। इस टाइप से इसका मान बढ़ता जाता है, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 33, एक टीवी 7500 रुपये में खरीदा और 1000 रुपये में बेच दिया। टीवी पर कितना लाभ और हानि हुआ? तो 7500 रुपये में तो उसने खरीदा, 10,000 रुपये में बेच दिया, तो उसको होगा लाभ, ठीक है। तो लाभ कितना होगा वो अपन निकाल लेते हैं। प्रॉफिट उसको कितना हुआ? SP माइनस CP, ठीक है। 2500 रुपये का हो गया प्रॉफिट। अब अपने को निकालना है प्रॉफिट प्रतिशत, है ना। प्रॉफिट प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ जो हो गया, लाभ हमेशा किस में निकलेगा? क्रय मूल्य पर, ठीक है। ये गया आपके पास एक बार में, ये गया आपके पास 3 बार में। 100/3 मतलब 33.33%, ठीक है। 3 आगे चलता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सीधा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34, इसमें दिया हुआ XY 3x² y² + 4y का मान निकालो, ठीक है। अब इसका मान निकालने के लिए आप देखो डायरेक्टली इसको अपन खाली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 3 या x² है, एक x और मल्टीप्लाई होगा तो 3x³ या y है, y² है तो यहाँ पे y³ प्लस xy को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4, यहाँ पे y है, यहाँ पे खाली x रहेगा तो xy का स्क्वायर। ये जिस ऑप्शन में वो अपना आंसर बन जाएगा। 3x³ y³ 3x³ y³ + 4x y²। तो ये अपना क्या बन गया? आंसर बन गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। यदि 2y - 4x = 24 और y + 3x = 7 है तो xy का मान निकालो। xy का मान क्या होगा? जो इस इक्वेशन को रखने पे, यहाँ पे इक्वेशन में रखने पे ये उसको संतुष्ट कर दे, ठीक है। और वैसे भी अगर अपन निकालते हैं तो इसको क्या लिखता हूँ? 2y - 4x = 24। इस इक्वेशन को 2 से गुणा करके यहाँ पे इसमें पुट कर देता हूँ, क्योंकि y कैंसिल हो जाएगा एक बार के लिए ना। तो इसको कर दिया मैंने 2y + 6x = 14। अब इसको जोड़ देते हैं, घटा देते हैं मतलब, है ना। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए दोनों। यहाँ पे क्या आ गया? माइनस का 10x = यहाँ पे क्या आ गया? 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास x = क्या आ गया? माइनस का 1। देखो x = -1 कहाँ है? यहाँ है। तो ये अपना ऑप्शन बन गया। बाकी अगर x = -1 इसमें वैल्यू पुट करते हैं अपन 2y + 4, क्योंकि माइनस था, ये -4 = यहाँ पे आ गया आपके पास 24। तो यहाँ पे आ गया 2y = 20, तो y = क्या आ गया आपके पास? 10। वैसे भी आप निकालते, चाहे वैसे भी आप निकालते, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब क्या करते हैं आप डायरेक्टली, अगर आप ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई भी कराते तब भी आपका आंसर बन जाता, ठीक है। ये देखो इसमें पुट करूंगा तो यहाँ तो क्या आ गया? 20 माइनस था, एक ये माइनस माइनस प्लस 4 = 24। इससे भी 24 आ गया। चाहे ये वैल्यू आप इसमें भी पुट करा दो। y = क्या? 10 माइनस का 3 = 7, तो ये भी आपके पास 7 = 7 वैसे भी बन गया, क्योंकि एक्स वाई की ऐसी वैल्यू होगी जो इसको संतुष्ट करेगी, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए। 2-3 तरीके किसी से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 36, एक शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? बेलन के आयतन का 1/3 हिस्सा, है ना। तो 1/3 πr² h, क्योंकि बेलन का होता है πr² h, तो 1/3 हिस्सा होता है, तो
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट आपका 37, 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपये कमाते हैं तो 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। ये 6 आदमी कितने दिन में 10 दिन में कितने रुपए कमा रहे हैं, 150 रुपये कमा रहे हैं, तो आपके पास कितना, 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमा रहे हैं, x रुपये कमा रहे हैं। बस ये मेरे को लिखना था ना, कार्य और समय का ना, तो इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं x की वैल्यू लिख देता हूँ, कितने रुपए कमाएंगे, ये आ जाएगा आपके पास 8 × 7 × 15 अपॉन 6, यही बचा आपके पास। ये गया आपके पास 3 बार में, ये गया आपके पास 4 बार में, ये गया 1 बार में, ये गया 5 बार में, ठीक है। 20, 4 × 5 20 × 7 मतलब 140 रुपये क्या करेंगे, कमाएंगे। तो 140 रुपये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, ठीक है। आसानी से सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38, कितने समय में 450 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से 540 रुपये हो जाएंगे। तो 540 रुपये हो जाने के लिए पहले इसका ब्याज निकालना पड़ेगा। तो ब्याज कितना आ गया, 540 माइनस 450, 90 रुपये क्या आ गए, इंटरेस्ट आ गए। अपने को पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P × T × R/100, ये होता है। तो ऐसा ही कितना है आपके पास, 90 बराबर मूलधन कितना है आपके पास, 450 गुणा दर कितनी है, 5 टाइम आपको निकालना है बटावा 100, ठीक है। ये गया 1 बार में, ये गया आपके पास 9 18 27 9 14 36 9 5 45, 5 बार में गया, ठीक है। तो अब आप टाइम निकालेंगे, T बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 100/25, ये इधर जाएगा 5 आम 25, तो क्या आ गया 4, यहाँ पे पास कितना आ जाएगा, 4 सालों में क्या हो जाएंगे ये 450 रुपये 540 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39, यदि लोग 2x = 3 है तो आपको निकालनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू आपको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोग 2x = 3 है। अब आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए लोग की, लोग a⁻b = c है ना यहाँ पे, तो आप क्या लिखेंगे, b = a⁻c, ये आपके पास प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे इसको, x = 2⁻3, ये जो है यहाँ पे ही रहता है, ये जो इधर इस तरफ वाला पावर में आ जाता है, ठीक है। तो x = 8, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 40 नंबर क्वेश्चन, किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के हैं तथा कुल 675 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या करो, याद करो ना। 55% उसमें क्या है, लड़के, तो लड़कियां कितनी हो जाएगी, लड़कियों का परसेंट कितना हो गया आपके पास 45%, 45 भाई 55% है तो 45% लड़कियां बचेगी। तो आपको कितनी लड़कियां दी हुई है, 675, ठीक है। अपने को क्या निकालना, लड़कों की संख्या, तो लड़के कितने हैं 55%, तो आपके पास 45% इसके बराबर है, तो 55% किसके बराबर हो जाएंगे, 55, बस ये तो अपने को निकालना है। तो ये 9 बार में गया, ये गया आपके पास 11 बार में, ठीक है। अब आप इसको निकालेंगे, इसको अपन 3 से डिवाइड करते हैं, 3 बार में ये गया आपके पास 2 और 5, ठीक है, 5 7 8 9, 1 बार और 3 बार में गया, 7 बार में 21, 1 15, 5 बार में, ठीक है। इसको आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 11 5 55, 5 8 77, 82, 825 क्या हो जाएंगे लड़कों की संख्या, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। आसानी से निकाल सकते हैं, 55% बच्चे लड़के थे, 55% की वैल्यू निकालनी है, 45% की आपको 675 के बराबर दी हुई है, बस यही अपने को निकालना था। 41, 3 6 9 6 6 4 इकाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3,69,664 का वर्गमूल निकालो। इसका क्या निकालना है, 369,664 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, 1/2 पावर, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब आप मेरे को बताओ, एंड में जो 4 है किसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 4 आएगा, 6 × 6 तो 6 आता है, तो लास्ट में 6 आना ही नहीं चाहिए, दोनों खत्म हो गए। अब क्या है 8 × 8 64 होता है, तो 4 आएगा लास्ट में, तो 8 तो होना चाहिए। अब आप मेरे को बताओ, अगर 600 का मैं स्क्वायर निकालूं तो 600 का स्क्वायर कितना होगा, 600 × 600 36 1 2 3 4
3,60,000 और 700 का निकालूं 700 गुणा 700 तो ये हो जाएगा 4,49,000 होता ना, 7,749 4,90,000। अब देखो 3600 से इसके बाद में ही आ जाएगा, अपने पास कितना है 3600 है और फिर 9,664 बड़ा हुआ है। अगर 700 के ऊपर जाऊंगा, ये तो 708 है तो 4,90,000 तो ये हो जाएगा, तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं बनेगा और 608 अपना क्या बन जाएगा ऑप्शन। ये खाली देखने मात्र से, गुणा भाग करने थोड़ी बैठेंगे, अपने को ऑप्शन डिस्कार्ड करना है। यहाँ पे था 8 64 आ रहा है तो 64 अपने पास बन गया, क्योंकि एक जीरो और था 64 आएगा, इससे भी आएगा, इससे 36 आएगा, इससे भी 36 आएगा। 36 यहाँ था नहीं, मैंने दोनों कैंसिल कर दिए। अब मैंने दिमाग लगाया, ये 4900 4 लाख पे ऊपर 4,90,000 पे चला जाता है, ये आपके पास 3 लाख पे रहता है, तो फिर ये जो बड़ा हुआ ये 8 के हिसाब से बढ़ जाएगा, तो इसका आपके पास क्या हो जाएगा 608 की पावर 2 1/2 ये निकालेंगे तो आपके पास आंसर बन जाएगा 608। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 42, यदि 6, 8, 5, 7 x एवं 4 का समांतर माध्य 7 है तो x का मान निकालो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समांतर माध्य क्या होता है 6, 8 + 5 + 7 + x + 4। इस x को लेना जरूरी है, इसको भूल मत जाना क्योंकि फिर काउंटिंग में आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपको कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको अपन सोल्व करेंगे। 8 6 14 19 26 26 और 4 30 30 + x = 7 छंग 42। तो यहाँ से आपके पास x = क्या आ जाएगा 42 - 30 = 12। तो 12 कौन सा ऑप्शन आपके ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, राशियों का 1/, राशियों की संख्या से मैंने इसको निकाल दिया। नेक्स्ट आपका 43, 64 96 112 और 72 का एलसीएम लेस निकालना। एलसीएम आपको क्या निकालना, फाइंड करना है। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ 64 170 में भाग जाता है क्या, नहीं जाता, खत्म हो गया। 64 का 180 नहीं जाता, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, ऐसी संख्या जिसमें इस चारों का क्या होना चाहिए, भाग जाना चाहिए पूरा पूरा। ठीक है, अब आप देखो ये इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा × 10, यहाँ आएगा 1120। अब 1120 में 112 जोड़ेंगे तो 1192 थोड़ी आएगा, ये 92, तो ये भी खत्म हो गया, ये आ जाएगा आपके पास आंसर 4032। चाहे इसको आप फैक्टर मेथड से भी आप निकालेंगे तो वही आएगा 96 72। अब इसको क्या करना है, आप इसके फैक्टर करके आपको निकालना है, फिर उनको सबको आपको गुणा करना पड़ेगा। इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, अपने को सोचना है जल्दी, कितना जल्दी कैसे क्वेश्चन होता है। देखो 170 180 में इनका भी भाग नहीं जा रहा, इसका किसी का भी इनका भाग जा नहीं रहा, तो ये तो अपना एलसीएम हो नहीं सकता, क्योंकि एलसीएम ऐसी संख्या होनी चाहिए, वह छोटी से छोटी ऐसी संख्या जिसमें सबका पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना उसको आप मल्टीप्लाई करते जाओ। सबसे पहले तो उनमें सब में उसका भाग देके देखो, नहीं जा रहा तो उस संख्या के मल्टीपल ही क्या होगा, अपना एलसीएम होगा। इसको एक बार में करा तो नहीं है, 2 बार में करा तो इससे भी बड़ा इससे भी बड़ा, तो ये दोनों खत्म हो गए। 10 बार में कर रहा हूं तो ये आ रहा है, अब 11 बार में करूंगा तो 1192 से ऊपर चला जाएगा, तो ये भी खत्म हो गया, तो आपका एलसीएम बन जाएगा 4032। ठीक है, ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका 44, एक चतुर्भुज में 3 कोण 100 डिग्री 48 डिग्री और 92 डिग्री है, तो चौथा कोण निकालो। तो आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, x डिग्री बराबर 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो x बराबर आप निकालेंगे 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री माइनस 48 डिग्री माइनस 92 डिग्री। इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x = 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, मैंने इसमें से ये सारी संख्या यहाँ से निकाल दी। ठीक है, 192 हो गया, तो ये हो गया आपके पास 192 के बाद 240 और 120 360। ठीक है, ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका 45, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब इनमें सबसे छोटी भिन्न निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखो इसे डायरेक्टली इसमें भाग देना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसको आप क्या करो, सबको 10 से क्या कर दो, गुणा कर दो। सेम संख्या से गुणा करके अपन निकाल सकते हैं 70/15 और 30/10, ये निकाल लो आप। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 3 75 3.5 3.2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 30 15 30 45 15 चौक 60 15 5 15 चौक 60, 4 से कुछ ऊपर ना। ठीक है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी
3। तो सबसे छोटी वैल्यू जो आएगी वही अपना आंसर बनेगा। तो यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे 3.2 है, तो अपनी क्या हो जाएगी 3/10 जो है सबसे छोटी आपके पास भिन्न आ जाएगी। किसी भी सेम संख्या से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो चारों को, फिर उसमें उसी जो संख्या है उसका भाग देके आप देख लो, डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 46, नीचे दिए गए प्रश्न श्रृंखला संख्या में किसी एक नियम से आगे बढ़ती है। श्रृंखला में एक संख्या छूट गई है, छूटी हुई संख्या को रिक्त स्थान द्वारा दर्शाया गया है। श्रृंखला में रिक्त स्थान में आने वाली संख्या क्या होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। अब ध्यान से देखिएगा क्या होनी चाहिए बेटा। ये कह रहा है क्वेश्चन 2, 6, 12, 20, 30। तो ध्यान से देखिए 2, 6, 12, 20 और ये 23। अब ये यहाँ से आगे पूछ रहा है इस जगह क्या आएगा। तो देखिए 2 से जैसे ही 6 जाओगे तो प्लस कितना कर दिया 4, 2 + 4 6, 6 से 12 जाएंगे प्लस कितना कर दिया 6, 6 + 6 12, 12 से 20 जाएंगे प्लस कितना कर दिया 8, 12 + 8 20, 20 से 30 जाएंगे प्लस कितना कर दिया 10, 20 + 10 30, 30 से जैसे ही आप आगे जाएंगे तो कितना प्लस करेंगे आप 12, क्योंकि आपको हर स्टेप पे प्लस कितना हो रहा है 2 + 2 + 2 और 10 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 30 + 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 42 आ जाएगा। तो इसलिए आपका जो क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर बनेगा वो कितना है 42। ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इस तरीके से आप आराम से इजीली क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, यदि प्यासे के लिए पानी, ध्यान रखिए प्यास को बुझाने के लिए, ठीक है, क्या यूज़ में लिया जाता है पानी। तो यहाँ है पानी का रिलेशन। तो भूख के लिए, अब आप जो आपको भूख लग रही है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ में लोगे ये आप ध्यान रख पाएंगे। यहाँ हैं, ध्यान से देखिए, A केक नहीं है गलत, B ब्रेड गलत, D दाल गलत। तो यहाँ C ऑप्शन इज करेक्ट भोजन। तो देखिए भूखे को अगर हम भोजन कराते हैं तो वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए 47 का आंसर है C ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48, यदि इस शब्द के लिए सांकेतिक भाषा में ये लिखा है तो इस शब्द के लिए क्या लिखा जाएगा। आराम से देखिएगा, GIGANTIC, इसके लिए GIGTANCI हो तो ठीक है, MIRACLES के लिए क्या होगा। अब ध्यान से देखेंगे आप, तो देखिए ये पहला जी आ गया, आई आ गया और जी आ गया है, ठीक है। अंतिम दो देखेंगे आप, सी ये आ गया, आई ये आ गया, क्रॉसिंग मेथड हो गई। यही पैटर्न यदि हम लागू करते हैं तो ध्यान से देखिए MIR एज इट इज आ जाएंगे, MIR, और अंत के दो हम ऐसे बदल दें तो ये है S और E, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये जो लास्ट वाला ये पहले आ जाएगा, ऐसे ही ये लास्ट वाला पहले आ जाएगा, तो ये L आ गया, ठीक है। फिर देखिए A फर्स्ट वाला सेकंड में चला गया, ये A हो गया। फिर कौन सा है N ये आ गया, तो यहाँ कौन आ जाएगा C, ठीक है। तब आपका आंसर बना MIRLACSE। ओके, तो इसका जब आप आंसर देखोगे तो MIR LA नहीं है, ये गलत हो गया। MIRLACSE, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। बी विकल्प बिल्कुल क्लियर है, ओके, इस पैटर्न को यूज करने पर। तो 48 का आंसर क्या हुआ, बी। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन, ए बी का भाई है। अब ध्यान से देखिए, बी का भाई कौन है, ए भाई है, ये भाई हो गया, ठीक है। आगे कह रहा है सी डी का पिता है, नहीं लिख सकते, आगे चलें। ई बी की माँ है, बी की माँ कौन है, ए, ये क्या है
माँ है, ठीक है। ए और डी भाई हैं, ए और डी क्या हैं, भाई हैं, ठीक है, ए और डी भाई हैं। अब देखिए डी का पिता कौन है, सी। अब डी का पिता कौन है, सी, ये क्या है, पिता, ठीक है। आगे क्वेश्चंस आपको ध्यान से समझना है। ये जो डायग्राम बना है ये बी की माँ है, ये डी का पिता है, ठीक है। अब देखिए बी का भाई कौन है, ए, तो इसका मतलब ये भी इसकी क्या होगी, माँ होगी, ठीक है। और ये इसका भाई है तो इसका ये क्या होगा, पिता होगा, ठीक है। जब हम इनको पिता कह रहे हैं, इनको माँ कह रहे हैं, तो ये इनको क्या कहेंगे, पत्नी, क्या कहेंगे बेटा, पत्नी। और ये इनको क्या कहेंगे, ध्यान से रखिए, ई है जो सी को क्या कह रहा है, पति, ठीक है, और सी है ई को क्या कह रहा है, पत्नी। अब क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखें, तो ई कॉमा सी से किस प्रकार संबंधित है। इसका मतलब सी है जो ई से क्या कहता है, तो ध्यान से देखिएगा, ये सी है क्योंकि से शब्द यहाँ लगा है, सी है जो ई से क्या कह रहा है, ये कह रहा है पत्नी, क्या कह रहा है, पत्नी। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी बिल्कुल आपका इसका आंसर सही है, ठीक है। ये रक्त संबंध का क्वेश्चन था। इस प्रकार आप डायग्राम बनाओगे, आंसर आ जाएगा इजीली। क्वेश्चन 50, रमेश पश्चिम में 2 किलोमीटर चला या चलकर, तो सबसे पहले प्लस का साइन बनाइए, यहाँ ये प्लस का साइन है, यहाँ से रमेश शुरू करेगा, ठीक है, और ये रमेश शुरू कर रहा है इधर, और ये जा रहा है 2 किलोमीटर, कितना, 2 किलोमीटर पश्चिम में। फिर कह रहा है अपनी दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर चलेगा, ये 3 किलोमीटर आ गया, कितना आ गया भाई, 3 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ेगा 2 किलोमीटर चलेगा, ये चला गया, ठीक है। ये अंत में अपने दाएं मुड़ जाता है, अंत में यहाँ से अपने दाएं मुड़ेगा नीचे की ओर, ये मुड़ गया, ठीक है। वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। अब किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, नीचे वाली दिशा आप हमेशा जानते हैं कि ये हमारी मूल दिशा हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो हमारी नीचे वाली जो दिशा होती है दक्षिण, तो इसका मुंह कहाँ है, दक्षिण दिशा में। डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है, डी आपका बिल्कुल सही है, ओके।